Hi everyone, this is Bridget Singh. Once again, welcome to my YouTube channel. आज जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के ऊपर, इसके अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाएंगे. ओके, तो वीडियो नंबर 1 देख लेना, जिसके अंदर फॉर्मेट, डिस्क्लोजर, नोट टू द अकाउंट सब बताया था मैंने. तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, तो ध्यान देना. तो कभी भी पहला क्वेश्चन मिलेगा, पहले टिक मार्क कर लेना. जैसा मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था वैसा पूरा टिक मार्क कर लेना. तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंस स्टेटमेंट. You are required to prepare the financial statement from the following trial balance of Hari Chemical Limited for the year ended 31st March 2015. ठीक है ना. तो ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है. ठीक है ना. तो ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देना है आपको, एक ही बार लिखना है. तो स्टॉक, ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, क्योंकि ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015 है. तो ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है. तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा सर? चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा. कहाँ आएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री में शो करेंगे. फर्नीचर टेंजेबल फिक्स एसेट्स है, तो ये कहाँ आएगा? टेंजेबल में शो करेंगे. ओके, फर्नीचर टेंजेबल में शो करेंगे. डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, अगर डिस्काउंट डेबिट में तो हमने किसी को दिया है तो ये अपना एक्सपेंस है ना, अदर एक्सपेंस के अंदर आएगा. अदर एक्सपेंसेस. लोन टू डायरेक्टर, हमने अगर किसी को लोन दिया है तो अपना एसेट्स है, तो कहाँ शो करेंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में शो करेंगे. एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, कमीशन सब आएगा अदर एक्सपेंसेस में, तो तीनों लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर. परचेस किधर शो करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसके अंदर शो करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स एसेट्स है तो टेंजिबल में लिखेंगे. रेंट आपने पे किया, अदर एक्सपेंस में शो करेंगे, अदर एक्सपेंसेस. करंट अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस और कैश, ये दोनों किधर आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा. सो बैंक बैलेंस और कैश कहाँ शो करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करेंगे. नेक्स्ट दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो कहाँ शो करेंगे? फाइनेंशियल के अंदर शो करेंगे. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया होगा तो अदर एक्सपेंस के अंदर शो करेंगे, अदर एक्सपेंसेस. फर्नीचर टेंजिबल फिक्स एसेट्स है. वेजेस जो वर्कर को पे करते हो वो कहाँ शो करते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट में शो करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट में शो करेंगे. कंज्यूमेबल कहाँ शो करेंगे? अदर एक्सपेंसेस में, खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस. फ्री होल्ड लैंड, टूल्स और गुडविल तीनों कहाँ शो करेंगे? टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स में शो करेंगे. ट्रेड रिसीवेबल ऑफकोर्स ट्रेड रिसीवेबल में आएगा. डीलर को हमने अलाउंसेस पे किया, हमारा खर्चा है, तो अदर एक्सपेंस में शो करेंगे. ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट. डीलर अलाउंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, ये चारों का चारों, ये चारों कहाँ शो करेंगे? अदर एक्सपेंस. लास्ट में लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंशियल में आएगा. नेक्स्ट आते हैं अभी क्रेडिट साइड. इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ शो करेंगे? ऑफकोर्स शेयर कैपिटल में आएगा. डिबेंचर कहाँ शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे. बैंक लोन कहाँ शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग में. ट्रेड पेबल में शो करेंगे. सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में शो करेंगे स्टार्टिंग में. रेंट रिसीव, ट्रांसफर फीस, ये दोनों इनकम है तो लिखेंगे अदर इनकम. रेंट रिसीव, ट्रांसफर फीस कहाँ शो करेंगे? अदर इनकम. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व में आएगा. एंड डेप्रिसिएशन जो अभी तक जमा किया हुआ है, लेस फ्रॉम टेंजेबल, लेस फ्रॉम टेंजेबल. और स्टूडेंट एक एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक के ऊपर. क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको मालूम ही है, एक तो आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा और दूसरा करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री में शो करेंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा. पहला पे ऐसा टिक मार्क कर लेना जैसा मैं दिया हूं, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो अभी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, अभी आपको सॉफ्ट कॉपी में दिखेगा. तो सुनो, सिस्टमेटिक जाएंगे हम लोग. सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट. क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च. आप क्या बना लेना, बैलेंस शीट के लिए कॉलम बना लो और नोट टू द अकाउंट.
हम लोग लाइन से जाएंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जाम में वैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 पर्टिकुलर्स, नोट टू द अकाउंट रुपीज, और नोट टू द अकाउंट के लिए कॉलम, रुपीज के लिए कॉलम, और नोट टू द अकाउंट के लिए नंबर लिखना है आपको उसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे उसमें फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी में नंबर 1 कौन सा लिखेंगे? नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 बनाएंगे। अब क्वेश्चन में देखते जाओ, जब नोट टू द अकाउंट बनाए हो तो उसमें लिख देना नंबर 1 क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये बताओ क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है? 25 लाख ना, और एक शेयर 10 रुपए का है। 25 लाख दिख रहा है ना, 25 लाख, एक शेयर 10 रुपए का। इसका मतलब एज्यूम करना अथोराइज कैपिटल भी उतना ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे अथोराइज कैपिटल, ये डिस्क्लोजर है। ओके, अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल क्या लिखेंगे? 25 लाख को 10 से डिवाइड करो, तो अथोराइज कैपिटल कितना लिखूं? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितना आएगा? 25 लाख आएगा। यहां पर क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये टोटल में नहीं काउंट करने का, ऐसी दिखावा के लिए। अब काउंट कौन सा करते हैं हम लोग? इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब, यही लिखेंगे फिर से कॉपी पेस्ट। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आएगा? 25 लाख। समझ में आया 25 लाख कैसा है? तो इसका टोटल कितना है स्टूडेंट? 25 लाख। सिंगल है, इसको मत काउंट करना, ये केवल दिखावा के लिए, डिस्क्लोजर है, मेन यही होता है। तो 25 लाख सोल्यूशन में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25 लाख। तो नोट नंबर 1 समझा? तो नोट नंबर 1 समझ में आया। शेयर कैपिटल कितना? 25 लाख। आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल के बाद सेकंड क्या लिखेंगे? रिजर्व। सेकेंड लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है उसका नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 लिखेंगे रिजर्व्स। अब रिजर्व में देखो, क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है 1,39,000 का, तो वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अंदर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 1,39,000 इनर कॉलम में, और इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होता है। जो करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हो उसको बोलते हैं सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर। वो अभी नहीं मिलेगा आपको सरप्लस फॉर द ईयर, ये आपको लास्ट में आएगा जब अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस करेंगे। तो फिलहाल अभी पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा, हम इसको टोटल नहीं कर सकते, समझा ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अभी तक हमने बनाया नहीं है, इसलिए आंसर आगे नहीं जा सकता है। इसको पेंडिंग छोड़ना, तो इसका टोटल हम नहीं लिख सकते। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर कोई भी एक से ज्यादा रहेगा या उसके अंदर डिस्क्लोजर होगा तो नोट टू द अकाउंट बनाने का कंपलसरी। तो नोट नंबर 3 बनाएंगे जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब याद करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 थे, कौन सा सर? एक तो था 11% डिबेंचर, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 लाख वो लिख दो। नेक्स्ट बैंक से लोन लिया था, हम एज्यूम कर रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ओके, तो बैंक से जो लोन लिया एजम्पशन है कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो कितना लिया? 6,45,000। एक से ज्यादा रहेगा तो टोटल कर लेना, 5 लाख प्लस 6,45,000, टोटल आपको आएगा 11,45,000। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे इसके सामने 11,45,000। 3 समझा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 कौन सा लिखेंगे? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल।
और सुनो ना, नाम भी वही अंदर भी वही लिख रहे हो तो आपको नोट बनाने का जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन में भी ट्रायल बैलेंस में भी ट्रेड पेबल ही लिखा, तो यहाँ पर भी ट्रेड पेबल है तो इसका नोट नहीं बनाने का। तो ट्रेड पेबल कितना लिखे डायरेक्ट 2,81,000। समझ में आया इसका नोट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नाम भी वही है, अंदर वही लिखोगे तो नोट नहीं बनाने का। इसको टोटल कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आदमी नहीं आया अभी तक जिसका नाम है रिजर्व। ठीक है ना, पेंडिंग छोड़ो। अब आते हैं सेकेंड पार्ट जिसका नाम है एसेट्स। अब एसेट्स में नंबर 1 दो ही होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट्स में पहले जाएंगे, उसमें दो है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहले जाएंगे हम लोग टेंजिबल, बाद में लिखेंगे इनटेंजिबल। अब ये बताओ, टेंजिबल बहुत सारे थे ना, अगर एक से ज्यादा है तो उसका डिस्क्लोजर, अगर एक से ज्यादा उसका नोट बनाएंगे तो नोट नंबर 4। एक से ज्यादा है तो उसका नोट बनाएंगे तो टेंजिबल का नोट नंबर 4 बनाएंगे, लिखेंगे टेंजिबल। तो टेंजिबल में क्या क्या था क्वेश्चन में देखते जाओ। पहला है फ्री होल्ड लैंड। अच्छा, जो फ्री होल्ड लैंड है उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो उसका आंसर सीधा आउटर कॉलम लिखेंगे 15,46,000। फ्री होल्ड लैंड के बाद है फर्नीचर। अब ये देखो फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम में लिख देना 2 lakhs। नेक्स्ट फिक्सचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर में लिख देना 3 lakhs। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया था, तो उसको इनर में लिखो 8,60,000 लेस डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में दिया था। कितना दिया था डेप्रिसिएशन? 1,46,000। ये लेस करने का आंसर आउटर कॉलम में आएगा 7,14,000। समझ में आया? डेप्रिसिएशन लेस करके शो करना है। आगे बढ़ते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट का अमाउंट कितना दिख रहा है? 2,45,000। गुडविल इसमें मत लिखना क्योंकि गुडविल तो इंटेंजिबल होता है, तो उसका अलग लिखेंगे। इन सबको प्लस कर दो, इसका टोटल आएगा 30,05,000। क्लियर? तो टेंजिबल का टोटल कितना लिखो? 4 के सामने 30,05,000। क्लियर ना? नेक्स्ट इंटेंजिबल में एक ही है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इंटेंजिबल में डायरेक्ट लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना गुडविल। क्या है इसमें लिख रहे जा रहे? एक ही है ना, गुडविल है। तो गुडविल का अमाउंट कितना है? 2,65,000। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अब कौन सा लिखेंगे? करंट एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे ऑर्डर में? सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री कौन सा रहता है सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद करो, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे का एडजस्टमेंट था ना, क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री लिख रहे हो तो कोई डिस्क्लोजर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा 8,23,000। ये एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में भी ट्रेड रिसीवेबल है, इधर पे भी ट्रेड रिसीवेबल है, तो नोट टू द अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना 4,40,000। ठीक है। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका नोट बनाना पड़ेगा, तो नोट नंबर 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें क्या क्या लिखेंगे? एक तो कैश इन, एक लिखेंगे कैश एट अ बैंक और दूसरा कैश इन हैंड। तो ये बताओ कैश एट अ बैंक कितना दिया है? कैश एट ए बैंक है 40, करंट अकाउंट का बैलेंस है 45,000 और कैश इन हैंड है 8,000। इन दोनों का टोटल कर लेना, टोटल आपको आएगा 53,000। ये लिख देना इसके सामने 53,000। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये बताओ, डायरेक्टर का पॉइंट था ना, लोन टू डायरेक्टर, हमने लोन दिया था, तो नोट नंबर 6, क्योंकि नाम अलग है अंदर कुछ और लिखने जा रहे हैं इसीलिए नोट बनाएंगे, तो नोट नंबर 6 लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसके अंदर क्या लिखेंगे? लोन टू डायरेक्टर। हमने डायरेक्टर को लोन दिया था तो उसको शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में शो कर रहे हैं, अमाउंट 80,000 है। 80,000 एक ही है, ओके। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टोटल नहीं करने का 80,000।
ऑलमोस्ट एसेट साइड का सब आ गया, सुन रहे हो, एसेट साइड का सब आ गया। इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल मैं लिख देता हूँ। इसका टोटल आता है 30,05,000 प्लस 2,65,000 प्लस 8,23,000 प्लस 4,40,000 प्लस 53,000 प्लस 80,000। बैलेंस शीट का टैली अमाउंट है 46,66,000। एसेट साइड आ गया, लाइबिलिटी क्यों नहीं है, समझ में आया? एसेट साइड आ गया टैली अमाउंट। इक्विटी लाइबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक नोट बचा है ना रिजर्व का, इसीलिए उसका नहीं आएगा, वो बाद में करेंगे हम। नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड है? 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर्स नोट टू द अकाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ नोट किधर खत्म होगा था? 6 ना, तो यहाँ 7 से कंटिन्यू करेंगे, तो नोट नंबर 7 लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम सेल्स ही लिखते हैं, तो इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ही रहता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो अपना सेल्स कितना दिया था? 42,68,000। सुने, इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। नेक्स्ट उसके बाद आता है अदर इनकम। सबको मालूम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल रहता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल्स है इसके अंदर, एक ही है डायरेक्ट। आप चाहिए तो उसका नोट बना सकते हो। अगले लिखेंगे अदर इनकम। 6 तक खत्म हो गया था ना, यहाँ कंटिन्यू करेंगे 7 से, तो नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 7 अदर इनकम। सेल्स को छोड़ के कुछ इनकम होता है, सब अदर इनकम में लिख देना। तो अदर इनकम में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे, देखो रेंट रिसीव हुआ था, मिला रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव्ड कितना दिया था क्वेश्चन में? 46,000 दिया था। नेक्स्ट रेंट रिसीव के बाद ट्रांसफर फीस। जब अपन शेयर ट्रांसफर करते हैं ना, तो कंपनी का इनकम होता है, तो शेयर ट्रांसफर फीस चार्ज करती है कंपनी। अमाउंट है उसका 10,000। तो दो ही है, इनको टोटल कर लेते हैं। आएगा टोटल 56,000। इसके सामने लिख देना 56,000। तो इनकम में दो हो गया, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। ओके, यहाँ टोटल हो जाएगा। अब आते हैं एक्सपेंसेस। तो इसका टोटल हो जाएगा 43,24,000, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंस में सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिनिश गुड बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया उसके बारे में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया उसका नोट बनाए, क्योंकि नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हैं, तो नोट बनाएंगे। तो नोट नंबर 8 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या लिखेंगे? मटेरियल। याद करो क्वेश्चन में परचेस दिया था ना, परचेस, तो वो लिखेंगे परचेस। तो कितना दिया है परचेस? 23,19,000 मिला। 23 लाख एक ही है, तो सीधा उठा के इसके सामने लिख देंगे 23,19,000, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है, सेकंड होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड में क्या क्या चेंजेस हुआ इन्वेंट्री के अंदर, तो वो बताना है। जिसका नोट नंबर 9 बनाएंगे, तो नोट नंबर 9 क्या लिखेंगे? चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। इसमें WIP तो नहीं है, लेकिन फिनिश गुड दिया है। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। तो इसमें स्टाइल क्या लिखने का? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सुने, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना। तो ओपनिंग देखो ट्रायल बैलेंस में दिया था ना 6,80,000, तो 6,80,000। इसमें क्लोजिंग कहां से आएगा सर? एडजस्टमेंट में था ना क्लोजिंग स्टॉक 8,23,000। जब ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करोगे आंसर माइनस में आता है, तो माइनस में आएगा तो ब्रैकेट दिखा देना। आप क्या करना? ब्रैकेट मतलब माइनस। तो इसका आंसर प्लस में आने दो, माइनस में आने दो, इधर ही लिखने का। तो इसके सामने कितना लिखो? 1,43,000। लेकिन एक बार ध्यान देना, माइनस करना, माइनस। तो हम टोटल करेंगे उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे?
चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद अगला क्या फॉर्मेट में याद करो, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय संबंधित खर्चा सब इसमें लिखना है। तो नोट नंबर 10 बनाएंगे, एम्प्लॉय से संबंधित खर्चा 10 बनाएंगे, तो नोट नंबर 10 लिखेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अंदर एम्प्लॉय के ऊपर जो जो कंपनी ने एक्सपेंस किया वही आता है। तो क्या क्या दिया एम्प्लॉय को, वेजेस पे किया है, मिला, तो वेजेस का अमाउंट है 9 लाख, एक ही है तो एक रहेगा, तो टोटल नहीं करने का, सीधा उठा के इसके सामने लिखो 9 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या आता है, जो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, जो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो फाइनेंशियल कॉस्ट में शो करते हैं। तो नोट नंबर 11 लिखेंगे फाइनेंशियल, नोट नंबर 11 लिखेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या शो करेंगे, एक तो इंटरेस्ट पे किया था हमने बैंक को, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने बैंक लोन लिया था ना, उस पर इंटरेस्ट पे किया 1,16,000 मिला। नेक्स्ट डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट पे किया था हमने, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है, कितना पे किया है 55,000। इन दोनों का टोटल कर लेना, टोटल आपको आएगा 1,71,000। ये टोटल उठा के इसके सामने लिख देना 1,71,000। एंड द लास्ट होता है अदर एक्सपेंसेस, लास्ट होता है अदर एक्सपेंसेस। इसके अंदर बहुत सारे, तो नोट नंबर 12, तो नोट नंबर 12 क्या बनाएंगे, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। नोट नंबर 12 बनाएंगे अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंस में क्या क्या लिखेंगे ध्यान देना, सबसे पहला कंज्यूमेबल मिला, कंज्यूमेबल का अमाउंट है 84,000। कंज्यूमेबल के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आंसर अमाउंट है उसका 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बाद बैड डेट दिया था क्वेश्चन में, बैड डेट कितना 35,000। बैड डेट के बाद हमने डिस्काउंट दिया था डेटर को, तो डिस्काउंट अमाउंट है 40,000। डिस्काउंट के बाद रेंट पे किया था हमने, तो रेंट कितना पे किया है 40,000 के रेंट पे किया है 25,000। रेंट के बाद है कमीशन, कमीशन कमीशन कितना पे किया 1,20,000 मिला यहाँ तक, कमीशन 1,20,000। कमीशन के बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा हुआ 20,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद है डीलर को अलाउंसेस पे किया, डीलर अलाउंसेस कितना, डीलर अलाउंसेस है 21,000। डीलर अलाउंसेस के बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस कितना 30,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस दिया था, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस कितना 37,000। एंड द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट गुड्स पहुंचाने खर्चा है, कस्टमर गुड्स पहुंचाने खर्चा 54,000। सबको टोटल कर लेना, टोटल आपको आएगा 4,76,000। अदर एक्सपेंस का टोटल यहाँ लिखेंगे 4,76,000। एक्सपेंस का जब आप टोटल करोगे ना तो ये माइनस करना, सुने, तो आंसर आएगा 37,23,000। टोटल में दिखा दूं आपको चेक करके, देखो 23,19,000 बरोबर, लेकिन ये माइनस करना, माइनस 1,43,000 प्लस 9 लाख प्लस 1,71,000 प्लस 4,76,000, टोटल आएगा 37,23,000। ठीक है, अब क्या करना, इसको लिख देना ए, इसको लिख देना ए, इसको लिख देना बी। ठीक है, ए में से बी माइनस करने का तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इसी को बोल देना प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी करने का आपको आंसर आएगा 6,01,000। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर होगा तो करना, लेस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जो आंसर आएगा इसी को बोलते हैं सरप्लस फॉर द ईयर।
सरप्लस फॉर द ईयर, तो कितना आएगा, सेम आएगा 6,01,000। सर ये आंसर किधर जाता है, ये सरप्लस फॉर द ईयर कहाँ लिखेंगे, यही लिखेंगे हम लोग नोट नंबर 2 में। ये आंसर हम लिखेंगे नोट नंबर 2 में। ये आंसर हम लिखेंगे नोट नंबर, जो सरप्लस फॉर द ईयर आया ना, ये जो सरप्लस आया ना 6,01,000, ये जाएगा नोट नंबर 2 में सरप्लस फॉर द ईयर। याद को यहाँ नहीं लिखा था तो यहाँ सरप्लस फॉर द ईयर कितना लिखो, सरप्लस फॉर द ईयर कितना लिखो 6,01,000। इसका टोटल कर सकते हैं अभी रिजो का, तो रिजो आएगा 7,40,000। 7,40,000 इसके सामने लिख दो, नोट नंबर 2 के सामने 7,40,000। टोटल कर लेना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 25 lakhs बरोबर, प्लस 7,40,000 प्लस 11,45,000 प्लस 2,81,000, टोटल आएगा 46,66,000। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अगर एग्जाम में सर एक क्वेश्चन आया तो मैं कितना टाइम में सॉल्व करूं, सर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन कितना टाइम में सॉल्व करना चाहिए, नॉर्मली 30 मिनट्स में या मैक्स टू मैक्स 35 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसा मैंने किया वैसी करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।